कहानियाँ हिंदी। रामापुरम गांव की सरहद पर एक बस गाड़ी धीरे धीरे प्रवेश करती है। गाड़ी से 25 साल का राघव नीचे उतरता है और गांव की मिट्टी की खुशबू लेते हुए चारों ओर देखता है। उसके चेहरे पर 10 साल पुरानी यादें तैर रही हैं। तभी खेत से आ रहे रामदास काका उसे देखकर रुक जाते हैं। कौन हो बेटा तुम? इस गांव में नए लग रहे हो। किसके घर जाना है बेटा? प्रणाम काका, मैं राघव हूँ, करणम रमैया जी का बेटा। 10 साल पहले पढ़ाई के लिए शहर गया था। रामदास काका आश्चर्य से आंखें बड़ी करते हुए, रामैया जी के बेटे राघव, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे, इतने बड़े हो गए हो। तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद तुम इधर आए ही नहीं। अब कैसे आना हुआ बेटा? शहर की जिंदगी पसंद नहीं आई क्या? ऐसा कुछ नहीं है काका, शहर में पढ़ाई पूरी हो गई। अब मैंने सोचा कि अपनी खेती बाड़ी और घर संभालते हुए यही रहूं। गांव बिल्कुल वैसा ही है, वो इमली का पेड़, ये मंदिर, कुछ भी नहीं बदला। रामदास काका एक आ भरते हुए बोला, गांव ऊपर से वैसा ही दिखता है बेटा, पेड़ और मंदिर नहीं बदलते, लेकिन इंसान और उनके मन बदल गए हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। कभी हमारे गांव में त्योहार जैसा माहौल होता था, अब सब डरे डरे रहते हैं। तुम शहर से आए हो, तुम्हें यहाँ की हवा रास नहीं आएगी। ऐसा क्यों कह रहे हो काका? गांव को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? फिर रामदास काका इधर उधर देखकर धीमी आवाज में, वो सब जानकर तुम क्या करोगे बेटा? तुम अपना काम देखो, बेकार की बातों में मत पड़ो। परसों ही की बात है, रंगर को बुखार आया तो उसने ठाकुर जी से उधार मांगा। उसके बदले में ब्याज के तौर पर उन्होंने उसके बेटे को हवेली में काम पर रख लिया। अब वो वहां जानवर चरा रहा है। यही हमारे गांव की हालत है। खासकर हवेली की तरफ जाते समय और ठाकुर जी से बात करते समय सावधान रहना। जुबान फिसली तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। भूपति ठाकुर, क्या वे अब भी वैसे ही हैं? वैसे ही नहीं, उससे 10 गुना ज्यादा हो गए हैं। अब पूरा गांव उनकी मुट्ठी में है। हवा भी उनकी इजाजत से ही लेनी पड़ती है। अच्छा, मैं चलता हूं बेटा। तुम्हारा पुराना घर खंडर हो गया है, उसे ठीक करवा लेना, संभल कर रहना। फिर रामदास काका डरते हुए वहां से चले जाते हैं। राघव उनकी बातों सुनकर सोच में पड़ जाता है। एक हफ्ता बीत जाता है। राघव अपने खेत के काम निपटा रहा होता है। गांव के बीचों बीच स्थित चौपाल के पास बड़ा हंगामा हो रहा होता है। गांव वाले डर के मारे इकट्ठा हुए हैं। मल्लैया जोर से चिल्लाते हुए, अरे शंकरैया, इज्जत से कह रहा हूँ, ठाकुर जी का उधार चुकाते हो या अपनी 2 एकड़ जमीन से हाथ धोते हो, तय कर लो। ये ठाकुर जी की आखिरी चेतावनी है। शंकरैया हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, मालिक मल्लैया जी, मैंने ठाकुर जी से सिर्फ 2 बोरी धान लिया था, वो भी तब जब मेरी पत्नी बीमार थी। उसके लिए मेरी पूरी जमीन कैसे लिख दूं? इस साल फसल नहीं हुई, अगले साल 2 गुना चुका दूंगा, दया करो। भूपति ठाकुर शान से चौपाल पर बैठे हुए मूंछों पर ताव देते हुए, शंकरैया, उधार लेते समय ये नहीं सोचा था? धान लिए 5 साल हो गए, ब्याज पर ब्याज बढ़कर तुम्हारी जमीन की कीमत के बराबर हो गया है। मेरा हिसाब कभी गलत नहीं होता। पटवारी, हिसाब दिखाओ। पटवारी डर से कांपते हुए एक पुराना कागज दिखाते हुए, जी मालिक, शंकरैया जी ने 5 साल पहले 2 बोरी धान लिया था। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर अब उन पर 20 बोरी धान का उधार है। या तो वे 20 बोरी दें या उसके बदले अपनी 2 एकड़ जमीन। 20 बोरी? ये अन्याय है मालिक। 2 का 20? ये कैसा हिसाब है? मैं जिंदगी भर काम करूं तो भी नहीं चुका पाऊंगा। फिर राघव भीड़ के बीच से आगे आते हुए, माफ कीजिएगा ठाकुर जी, मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पटवारी जी जो हिसाब बता रहे हैं उसमें कुछ गलती लगती है। किस ब्याज दर से 2 बोरी 5 साल में 20 बोरी हो जाएंगी? मैंने शहर में पढ़ाई की है। सरकारी कानूनों के मुताबिक इतना ब्याज लगाना अपराध है, ये धर्म नहीं है। सभा में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब राघव की तरफ हैरानी और डर से देखते हैं। इतनी खामोशी कि हवा भी रुक गई हो। कौन है रे तू? नया लगता है। मेरे हिसाब और मेरे धर्म पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? शहर की पढ़ाई ने तुझे अहंकारी बना दिया लगता है।
मैं इस गांव के कर्णम रमैया जी का बेटा हूं राघव। ये अहंकार नहीं मालिक, न्याय है। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, बस हिसाब में हुई गलती को सुधारने की विनती कर रहा हूं। शंकरैया जी गरीब आदमी हैं। अगर उनकी जमीन चली गई तो उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा। भूपति ठाकुर घमंड से हंसते हुए, ओहो, शहर से पढ़कर मुझे नैतिकता सिखाने आए हो? इस गांव में मेरा शब्द ही शासन है, मेरा हिसाब ही धर्म है। पटवारी ने जो कहा वही आखिरी फैसला है। अगर तूने ज्यादा बोला तो तेरे खेत का हिसाब भी निकालना पड़ेगा, सावधान रहना। शंकरैया, तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूं। 20 बोरी धान चुकाओगे या खेत की चाबियां हवेली भेजोगे, तुम्हारी मर्जी। मल्लैया, सभा खत्म करो। ठाकुर उठकर चले जाते हैं। गांव वाले बिखर जाते हैं। शंकरैया वहीं गिरकर रोने लगता है। लक्ष्मी राघव की ओर कृतज्ञता से देखते हुए, बाबूजी, हमारे लिए बोलने का आपको बहुत पुण्य मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी से पंगा मत लीजिए। वे बहुत क्रूर हैं, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। काका, आप डरिए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगर अन्याय का सामना नहीं करेंगे तो वो हमें जीने नहीं देगा। जब तक हम डरेंगे वे हमें डराते रहेंगे। मल्लैया, उस शहर वाले छोकरे को घमंड ज्यादा हो गया है। मेरी ही सभा में मेरा विरोध करेगा। उसे इस गांव के तौर तरीके सिखाने होंगे। सबके सामने मेरी बेइज्जती की है उसने। हुक्म कीजिए मालिक, उसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। एक ही बार में शहर बात जाएगा। नहीं, वो पढ़ा लिखा है, चुप नहीं बैठेगा। उसे चोट पहुंचाओ, लेकिन हमारा हाथ नहीं दिखना चाहिए। उसके पास 5 एकड़ जमीन है ना? जी मालिक। कल से हमारे तालाब की नहर से उसके खेत को जाने वाला पानी रोक दो। नहर में एक बड़ा पत्थर अड़ा दो। 1 बूंद पानी भी उसके खेत में नहीं जाना चाहिए। पानी के बिना जब फसल सूखेगी तो उसका घमंड अपने आप टूट जाएगा। तब वो खुद मेरे पैरों में आएगा। अगले दिन सुबह राघव अपने खेत जाकर देखता है, नहर से पानी नहीं आ रहा है। रास्ते में एक बड़ा पत्थर अड़ा हुआ है। राघव वहां मौजूद मजदूरों से, ये क्या है? नहर को किसने रोका? माफ करना बाबू, ठाकुर जी का हुक्म है। आपके खेत का पानी रोकने को कहा है। हमें कुछ मत कहिए, हमें भी जीना है। ठाकुर जी का हुक्म? तालाब सरकार का है, पानी पर सबका बराबर हक है। ये अन्याय मैं नहीं सहूंगा। राघव चौपाल पर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। गांव वाले उसे देखकर दूर चले जाते हैं। शंकरैया डरते हुए राघव के पास आता है। रहने दो बेटा, ठाकुर जी से हम क्यों झगड़ा मोल लें। मेरी जमीन जाती है तो जाने दो, मैं मजदूरी करके जी लूंगा। मेरी वजह से तुम्हें मुसीबत आई, तुम अपनी जिंदगी जियो। उनसे उलझोगे तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। डरिए मत काका, अगर डरेंगे तो वे और दबाएंगे। मैं इसका कोई रास्ता निकालूंगा। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं, हम सबकी समस्या है। कुछ दिन बीत गए। राघव का खेत धीरे धीरे सूखने लगा। गांव में कोई उससे बात नहीं कर रहा। वो अकेला पड़ गया। एक रात अपने पिता की पुरानी किताबें पलटते हुए उसे एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। राघव अपने आप से, अरे ये क्या है? पुरानी जमीन के सर्वे का कागज लग रहा है। जब ब्रिटिश सरकार ने हमारे इलाके का सर्वे किया था तब के नक्शे और रिकॉर्ड। इसके मुताबिक गांव का तालाब और उसकी नहरें सरकारी संपत्ति हैं। उन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। पिताजी ने इसे छिपाकर क्यों रखा था? उसे एक उपाय सूझता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमकती है। राघव अपने आप से, भूपति ठाकुर सिर्फ इस गांव के राजा हैं, लेकिन उनसे बड़े अधिकारी भी हैं। जिला कलेक्टर साहब हैं। मुझे ये कागजात लेकर शहर जाना चाहिए और कलेक्टर साहब से शिकायत करनी चाहिए। भूपति ठाकुर द्वारा किए जा रहे अन्याय और पटवारी के गलत हिसाब का पर्दाफाश करना होगा। कानून अपना काम करेगा, यही सही रास्ता है। उस रात किसी को बताए बिना राघव शहर जाने के लिए तैयार होता है। लक्ष्मी ये देखकर एक छोटी पोटली में रोटियां बांधकर लाती है। अरे बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? गांव छोड़कर जा रहे हैं क्या? नहीं लक्ष्मी, भागने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जा रहा हूँ। न्याय के लिए जा रहा हूँ। यहाँ जो न्याय नहीं मिला शायद शहर में मिल जाए। रास्ते में भूख लगेगी, रख लीजिए। भगवान आपका साथ दें। आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। संभल कर जाइएगा, हम सब आपका इंतजार करेंगे। राघव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जी जरूर।
मैं वापस आऊंगा और न्याय लेकर ही आऊंगा। 3 हफ्ते बीत गए। राघव का कोई पता नहीं। ठाकुर हंस रहा था कि वो डरकर भाग गया। गांव वाले निराश हो गए। शंकरैया की जमीन ठाकुर के कब्जे में चली गई। एक दिन दोपहर में गांव में एक सरकारी जीप आती है। उससे राघव, उसके साथ एक सरकारी अधिकारी और 2 सर्वेयर नाप जोक करने वाले उतरते हैं। ये खबर सुनकर भूपति ठाकुर हैरान रह जाता है। चौपाल पर फिर से सभा जुटी है, लेकिन इस बार ठाकुर के बगल में सरकारी अमीन बैठे हैं। रामापुरम गांव के लोगों, इस गांव की जमीनों और तालाब को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं। उनकी जांच के लिए जिला कलेक्टर साहब ने मुझे भेजा है। राघव जी, अपनी शिकायत बताइए। सर, शंकरैया जी की 2 एकड़ जमीन भूपति ठाकुर जी ने गलत ब्याज के हिसाब से अन्यायपूर्वक हड़प ली है। साथ ही मेरे खेत को आने वाला पानी भी रोक दिया है। इस गांव में कई सालों से ऐसे अन्याय हो रहे हैं। झूठ! ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये मुझसे दुश्मनी के कारण ऐसा कह रहा है। ठाकुर जी, आपके पास जो हिसाब और कागजात हैं दिखाइए। पटवारी, आप अपने रिकॉर्ड लाइए। पटवारी डरते डरते रिकॉर्ड दिखाता है। अमीन उनकी तुलना राघव द्वारा लाए गए पुराने सरकारी सर्वे कागजों से करते हैं। अमीन पटवारी से कहा, ये सारा हिसाब गलतियों से भरा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक शंकरैया के खेत की सीमाएं अलग हैं। तालाब की नहर सबकी साझा संपत्ति है। उसे रोकने का हक किसी को नहीं है। ठाकुर जी, आपने जो चक्रवृद्धि ब्याज वसूला है वो गैर कानूनी है। भूपति ठाकुर का चेहरा काला पड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि एक बाहरी अधिकारी के सामने उनकी सत्ता नहीं चलेगी। शंकरैया जी का खेत उन्हीं का रहेगा। उन्हें सिर्फ मूल रकम चुकानी होगी, वो भी फसल कटने के बाद। राघव जी के खेत के लिए पानी तुरंत छोड़ा जाए। कलेक्टर साहब का आदेश है कि इस गांव की सभी जमीनों का फिर से सर्वे किया जाए। ठाकुर जी, सरकारी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आपको तहसीलदार के दफ्तर में स्पष्टीकरण देना होगा। गांव वालों के चेहरों पर खुशी और आश्चर्य है। वे धीरे धीरे अपना डर छोड़कर राघव की ओर सम्मान से देखने लगते हैं। अमीन और अधिकारी चले जाते हैं। गांव वाले राघव को घेर लेते हैं। माफ करना बेटा, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम भगवान हो बेटा, तुमने मेरे परिवार को बचा लिया। कुछ महीने बीत गए। राघव की मदद से गांव वालों में बहुत बदलाव आया। सरकारी अधिकारियों ने आकर जमीनों का सर्वे किया और बहुत से लोगों को उनका असली हक वापस दिलाया। इसी बीच सरकार ने ग्राम पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी। मल्लैया, सुना तुमने? सरपंच के चुनाव हैं। मेरी किस्मत फिर मेरा दरवाजा खटखटा रही है। ये लोग खुश हो रहे थे कि सत्ता मेरे हाथ से चली गई। अब मैं दिखाऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। इस गांव का सरपंच पद मेरा है। मेरे बाप दादाओं के जमाने से ये गांव हमारा है। कौन मेरे खिलाफ खड़ा होगा? सच है मालिक, आपके सामने खड़ा होने वाला मर्द इस गांव में कोई नहीं है। सबको आपके पैरों में ही रहना होगा। लेकिन वो राघव जो है ना, उसने गांव वालों में बेकार की हिम्मत भर दी है। उसका कुछ करना होगा। सुना बेटा राघव, गांव में सरपंच के चुनाव हैं। इस बार तुम्हें ही खड़ा होना होगा। पूरे गांव को उस ठाकुर की गुलामी से आजाद कराना है। नहीं काका, मुझे इन पदों से क्या लेना। मैं सत्ता के लिए नहीं आया। हम सब मिलकर गांव को सुधार लें, बस इतना काफी है। मुझे ये राजनीति नहीं आती। तुम्हें राजनीति नहीं आती होगी बेटा, पर तुम्हें न्याय आता है। बस वही काफी है। हाँ बाबूजी, जुल्म का सामना करने के लिए सत्ता भी एक हथियार है। अगर ठाकुर के हाथ में सत्ता रही तो वो हमें बर्बाद कर देगा। वही सत्ता अगर आप जैसे अच्छे इंसान के हाथ में होगी तो वो हमारी रक्षा करेगी। ये आपके लिए नहीं, हमारे लिए, इस गांव के भविष्य के लिए है। आपको हमारे लिए खड़ा होना होगा। अगर आप सब इतना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ठाकुर जी की तरह बांटने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पैसा नहीं बेटा, हमें तुम्हारी अच्छाई चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। चुनाव प्रचार शुरू हो गया। भूपति ठाकुर ने अपना पैसा और ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रात के समय ठाकुर के आदमी गांव के गरीबों के घर जा रहे हैं। मल्लैया एक किसान से, अरे सोमैया, ये ले 100 रुपए और वो ठाकुर जी को ही देना, वरना याद रखना कल से खेत में पैर नहीं रख पाओगे।
जी मल्लैया जी, आपकी बात टाल सकते हैं क्या? दूसरी तरफ ठाकुर कुछ गांव वालों से बात कर रहे हैं। उस राघव की बातों पर भरोसा मत करना, वो शहर का है, उसे हमारे दुख दर्द क्या पता। कल जीतने के बाद फिर शहर भाग जाएगा। मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। राघव एक घर के सामने। अम्मा प्रणाम, मैं राघव हूँ। मुझे पता है कि ठाकुर जी आपको पैसे दे रहे हैं, वे आज रहेंगे, कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य, उसके बारे में सोचिए। सच है बेटा, लेकिन अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो हमें मजदूरी भी नहीं मिलेगी। डरिए मत, हमने वोट किसे दिया ये किसी को पता नहीं चलता। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए। अगर मैं जीता तो हमारे गांव में हम सबका राज होगा। हम एक सहकारी समिति बनाएंगे, कम ब्याज पर कर्ज देंगे, बंद पड़े हमारे स्कूल को फिर से खुलवाएंगे। आपके बच्चों को हवेली में जानवर नहीं, स्कूल में किताबें पकड़नी चाहिए। देखिए दीदी, बहना, अब हमें डरना नहीं चाहिए। क्या ठाकुर जी की दी हुई साड़ी के लिए हम अपनी जिंदगी गिरवी रख दें? राघव जी हम जैसों के लिए खड़े हुए हैं। चुनाव का दिन। गांव के स्कूल में पोलिंग बूथ है। सुबह से ही तनाव का माहौल है। मल्लैया और ठाकुर के आदमी पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर वोटरों को डरा रहे हैं। मल्लैया वोट डालने जा रहे एक किसान से। क्यों रे रामलू, याद है ना वोट किसे देना है? अंदर भगवान देख रहा है, गलती की तो तेरे परिवार का ही बुरा होगा। शाम को वोटों की गिनती होती है। शुरुआत में भूपति ठाकुर आगे रहते हैं, लेकिन अंत में राघव थोड़े से अंतर से जीत जाता है। अधिकारी घोषणा करते हुए रामापुरम ग्राम सरपंच के रूप में श्री राघव जी चुने गए हैं। राघव के सरपंच बनने के बाद गांव में बदलाव शुरू होता है, लेकिन भूपति ठाकुर शांत नहीं बैठते। ठाकुर अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके नहर के ऊपरी हिस्से में स्थित अपने खेतों में ज्यादा पानी मोड़ लेते हैं, जिससे नीचे के गरीब किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। सरपंच जी, ठाकुर जी फिर से पुराने तरीके से सारा पानी रोक रहे हैं। हमारी फसलें सूख रही हैं। हम ठाकुर जी से झगड़ा नहीं करेंगे, समझदारी से हल निकालेंगे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे गांव के तालाब से प्रति एकड़ कितना पानी मिलना चाहिए ये लिखा हुआ है। हम पानी पंचायत नाम की एक समिति बनाएंगे। हर नहर पर एक फाटक लगाएंगे और बारी बारी से हर खेत को बराबर पानी मिले ये सुनिश्चित करेंगे। ये काम हम खुद करेंगे, सरकारी मदद से। राघव की योजना से सभी गांव वाले मिलकर नहरों को ठीक करते हैं और पानी को बराबर बांटना शुरू करते हैं। ठाकुर कुछ नहीं कर पाते, बस बेबस होकर देखते रह जाते हैं। हम सरकारी मदद से एक सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। सरकार हमें कम ब्याज पर कर्ज देगी। उस पैसे से हम अपने गांव वालों को उधार देंगे। ठाकुर जी के पास जो पुराने कर्ज हैं, उन सब को मैं तहसीलदार साहब की नजर में लाऊंगा। कुछ ही महीनों में गांव की सहकारी समिति सफलतापूर्वक चलने लगती है। किसान ठाकुर पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। गांव का स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था। राघव माता पिता से, आपके बच्चे ही हमारे गांव का भविष्य हैं, उन्हें पढ़ाइए। मैं सरकार से बात करके हमारे स्कूल में एक शिक्षक की नियुक्ति करवाऊंगा। मिड डे मील योजना भी लागू करेंगे। अपने बच्चों को काम पर नहीं, स्कूल भेजिए। इसने मेरी सत्ता, मेरा पैसा, मेरी इज्जत सब कुछ छीन लिया। पढ़ाई और कानून के हथियारों से इसने मुझे हरा दिया। अपनी सारी कोशिशें नाकाम होने पर भूपति ठाकुर आखिरी दाव के रूप में एक और गरीब किसान वीरैया को निशाना बनाते हैं। सरपंच जी, इस वीरैया ने हमारे ठाकुर जी से 10 साल पहले कर्ज लिया था, अब तक नहीं चुकाया। ब्याज समेत इसे अपनी 3 एकड़ जमीन लिख देनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, मैं कर्ज चुकाता ही आ रहा हूँ, लेकिन ठाकुर जी गलत हिसाब बता रहे हैं। सरपंच, तुम्हारे आने के बाद गांव में न्याय बहुत हो गया है ना, इसीलिए मैं भी न्याय से ही मांग रहा हूँ। इसे कर्ज चुकाना होगा या फिर इसका खेत मेरा होगा। ठाकुर जी, पुराने तरीके छोड़ दीजिए। बिना कागज देखे कुछ तय नहीं होगा। मेरे पास सारे कागज हैं, लेकिन मैं इस पर दया दिखा रहा हूँ। मुझे इसका खेत नहीं चाहिए, लेकिन इसकी बेटी पार्वती मुझे पसंद है। कर्ज के बदले अगर ये अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे तो इसका कर्ज और ब्याज सब माफ कर दूंगा। इसका खेत इसी के पास रहेगा। ठाकुर जी, ये अन्याय है। कर्ज और बेटी का क्या संबंध? ये अपराध है। ओहो, तो ठीक है, सबके सामने मैं बुरा नहीं बनूंगा। एक मौका देता हूँ। ये देखो, ये थैली, इसमें मैं एक काला पत्थर और एक लाल पत्थर डालूंगा।
वो लड़की पार्वती आकर एक पत्थर निकालेगी। अगर उसने काला पत्थर निकाला तो वीरैया का कर्ज ब्याज सब माफ। मैं उनके रास्ते में नहीं आऊंगा। और अगर उसने लाल पत्थर निकाला तो वीरैया को खेत मेरे नाम करना होगा और बेटी की शादी भी मुझसे करनी होगी। मंजूर? ये भगवान का फैसला होगा। अब इस पर तुम तो ऐतराज नहीं कर सकते ना सरपंच। फिर ठाकुर की साजिश राघव को समझ आ जाती है। अगर वो नहीं मानता तो ठाकुर प्रचार करेगा कि राघव भगवान के फैसले के बीच आ रहा है। गांव वाले फिर से दुविधा में पड़ जाते हैं। ठीक है ठाकुर जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। ठाकुर जी 2 चिकने पत्थर उठाते हैं, लेकिन चालाकी से दोनों लाल पत्थर ही उठाते हैं और किसी को पता ना चले ऐसे थैली में डाल देते हैं। राघव ये देख लेता है। आओ बेटी, अपनी किस्मत का फैसला तुम खुद करो। पार्वती रोते हुए आगे आती है। राघव उसे रोकता है और ठाकुर की तरफ मुड़ता है। रुकिए ठाकुर जी, बेटी से ये परीक्षा करवाना उचित नहीं है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उस लड़की की तरफ से ग्राम सरपंच होने के नाते मैं वो पत्थर निकालूंगा। भूपति ठाकुर न चाहते हुए भी मानना पड़ा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, निकालो। राघव थैली में हाथ डालता है और एक पत्थर निकालता है। उसे बिना देखे ही मुट्ठी बंद करके तुरंत अरे, मेरे हाथ से पत्थर फिसल गया। चिल्लाते हुए उसे दूर फेंक देता है। ए, क्या किया? जानबूझकर फेंका क्या? भूपति ठाकुर गुस्से में। ये धोखा है। राघव शांत भाव से मुस्कुराते हुए। अरे, इसमें धोखा क्या है ठाकुर जी? मेरे हाथ से पत्थर फिसल गया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने कौन सा पत्थर निकाला था ये जानना बहुत आसान है। थैली में बचे हुए पत्थर को देख लेंगे तो पता चल जाएगा ना। अगर थैली में लाल पत्थर है तो इसका मतलब मैंने जो निकाल कर फेंका वो काला पत्थर ही होगा ना। और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैं मान लूंगा कि मैंने लाल पत्थर निकाला था। ठाकुर जी थैली नहीं दिखा सकते। अगर दिखाएंगे तो उसमें दूसरा लाल पत्थर ही निकलेगा और उनकी पोल खुल जाएगी। अगर नहीं दिखाते तो मानना पड़ेगा कि राघव ने काला पत्थर ही निकाला था। भूपति ठाकुर दांत पीसते हुए अपमान के साथ। देखा, ठाकुर जी चुप है। इसका मतलब थैली में लाल पत्थर ही है, यानी मैंने जो निकाला वो काला पत्थर था। वीरैया जी का कर्ज और ब्याज सब माफ। गांव वाले सब राघव की होशियारी और सूझबूझ पर हैरान होकर राघव सरपंच जिंदाबाद के नारे जोर जोर से लगाते हैं। भूपति ठाकुर अपमानित होकर सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। एक त्योहार का दिन, पूरा गांव खुश है। राघव, लक्ष्मी, शंकरैया, रामदास काका सब मिलकर गांव के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। देखा बेटा, गांव कैसे बदल गया। ये तुम्हारे द्वारा लाया गया बदलाव है। नहीं काका, ये मैं नहीं लाया, ये हम सबके अंदर मौजूद पर सोई हुई हिम्मत का बदलाव है। उस हिम्मत को जगाना ही मेरा काम था। हमारी एकता, हमारी समझदारी, यही असली ग्राम जीवन का सत्य है।